सीरीज को देखा था और आज हम बॉयलर को कंसीडर करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक देखने में भी बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखना है। हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। जो हम बोलते हैं बैलेंस एप्लाइड और बैलेंस देखा, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें देख रखी हैं। तो एक छोटा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अभी कर रहे हैं, जब हम लोग लाइव सेशन में आएंगे तो थोड़ा और इसको डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट आगे अभी एक लेआउट बना हुआ है। ये लेआउट स्टीम पावर प्लांट का है। इसमें आपको क्या समझना है कि बॉयलर जहाँ पर है उसके आसपास मेन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली दिखाया गया है। ऐसे तो देखा जाए तो इसमें बहुत थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी होंगे, बट मेन कंपोनेंट्स जो जिनकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, उन फंक्शनिंग को देखते हुए जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी आज की डेट में एट प्रेजेंट एग्जाम के सिनेरियो से, वो हमारे सामने है। तो अगर हम देखें तो एक ऑरेंज लाइन हमें दिख रही है बॉयलर से स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, जो कि सुपर हीटर से पास होते हुए मेन वाल्व में जाती है और टरबाइन से होकर कंडेंसर में जाती है। ऑरेंज कलर की लाइन जो है ये शो ये कर रहा है कि बॉयलर से जो हमने स्टीम जनरेट किया है वो पास हो रही है सुपर हीटर से और फिर टरबाइन में जा रही है एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए। देन एक्सपेंशन के बाद जो स्टीम होती है उसे हम कंडेंसर में इंट्रोड्यूस कराते हैं, जहां पर वो कंडेंस होती है, जहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्जन होता है और फिर टेंपरेचर डाउन करके हम उसे कंडेंस करके पंप के थ्रू वापस बॉयलर में फीड कराते हैं। तो देखिए जब कंडेंसर में हमने भेजा है तो कंडेंसर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, दिस वन कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। ये जो हमने कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप देखा, इसका काम क्या है? ये क्या करता है, जो कंडेंसर में हमारा स्टीम कंडेंस हुआ था उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है बाहर की तरफ और ले करके फिर विद द हेल्प ऑफ फीड वाटर हीटर, इसकी वजह से इसकी हेल्प से ये वापस ले जाएगा और बॉयलर में एंटर कराने वाला है। तो फीड वाटर हीटर और इकोनोमाइजर ये सेम चैनल में लगे हुए, सेम सीक्वेंस में लगे हुए और यहाँ से ये बॉयलर में इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो क्या ऐसे काम हो रहा है? देखते हैं कैसे काम हो रहा है। तो फीड वाटर हीटर का काम क्या मिला, फीड वाटर हीटर कर क्या रहा है, उसको देखने से पहले एक चीज और देखते हैं कि लिक्विड यहाँ से भी आ रहा है और लिक्विड यहाँ से भी आ रहा है। दोनों तरफ से देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो कंडेंसेट वाला समझ में आएगी, जो जो भी स्टीम कंडेंसर में कंडेंस हो चुकी है वो एक्सट्रैक्ट की जाएगी विद द हेल्प ऑफ पंप, यानी लो प्रेशर और लो टेंपरेचर में है जिसे हमने कंडेंस किया है और उसे एक्सट्रैक्ट किया है। देन हम ये देख रहे हैं कंडेंसर में कैसे एक्सट्रैक्शन हो रहा है। चूंकि वो टेंपरेचर ज्यादा होता है जो टरबाइन से आ रही होती है कंडेंसर, उसे कंडेंस करने के लिए हीट एक्सचेंजर का प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना कंप्लीट करना पड़ता है। तो हमें सी वाटर या फिर जो हमारे पास स्टोरेज, हम वहां से फ्रेश वाटर को लेते हैं, फ्रेश वाटर सर्कुलेट करता है इस कंडेंसर की चैम्बर में, केसिंग में, जिसकी वजह से जब हीट एक्सचेंज हो जाता है देन वो वाटर वापस हमारा कैनाल या फिर जो भी हमने रिवर बना दिया है वहां पर बाहर चला आता है। यानी ये साइकिल में कंटिन्यूएशन प्रोसेस होता रहता है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होता है और वो कंडेंस होके वापस बाहर आ जाता है। देन हमने जो कंडेंस लिक्विड से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अब वो लिक्विड जब यहाँ तक सपोज पहुंच चुकी है, ठीक, वो लिक्विड यहाँ पर है। अब हमने क्या किया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इसमें इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास ये अभी वाटर नहीं आ रहा होता तो हमें फ्रेश वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कि बॉयलर पे देनी होती है। तो फ्रेश वाटर कहाँ से, कोई एक स्टोरेज, कोई रिवर, कोई कैनाल, कोई प्लांट कुछ होगा, वहां से हम वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वाटर हो सकता है बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड हो या किसी और कोई ऐसे पार्टिकल्स हो जो हमें नहीं चाहिए, कोई अनवांटेड पार्टिकल्स को हम अवॉइड करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वाटर को ट्रीटमेंट कर दिया जाए कुछ पहले ही, ताकि उसमें जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उसे रिमूव कर सकें। देन वही वाटर मिक्सअप हो गया और फिर साथ में यहाँ हम देखते हैं कि फीड वाटर पंप लगा हुआ है। ये फीड वाटर पंप का काम क्या होता है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर में भेजना। तो कहाँ भेजेगा लो प्रेशर टू हाई प्रेशर में? लो प्रेशर मींस कंडेंसर के बाद लो प्रेशर, और हाई प्रेशर कहाँ, बॉयलर में इंट्रोड्यूस कराना है। तो फीड वाटर हीटर क्या करता है, स्लाइट अमाउंट ऑफ टेंपरेचर को इंक्रीज करने का काम करेगा। कैसे करेगा, पास कराएगा इकोनोमाइजर से। इकोनोमाइजर में क्या होता है कि जो हमारे पास रेस्ट हीट थी वो पास आउट होती है और जो फ्रेश एयर हमने इंट्रोड्यूस कराया वो थोड़ी सी टेंपरेचर उसकी इंक्रीज कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है बॉयलर में वो स्लाइट टेंपरेचर इंक्रीज किया हुआ मिलता है, जिससे हमारा हीट सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। तो फाइनली एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव कर जाती है। देन ये तो एक छोटा फंक्शन हमने देखा जो ब्लू कलर की लाइन में था और ऑरेंज कलर की लाइन हमने देखी। नेक्स्ट टाइम ये देखते हैं ये बॉयलर का ये ब्राउन कलर की लाइन कौन सी है और ये लाइन किधर जा रही है, ठीक है।
इस वाली लाइन को हम कंसीडर करने वाले हैं। तो बॉयलर से ये ब्लू कलर की लाइन एक पास हुई और सुपर हीटर में भी है। क्यों? सुपर हीटर का काम क्या था कि जो स्टीम जनरेट होगी जो बॉयलर से आएगी वो हम उसकी ड्राइनेज फ्रैक्शन को इंप्रूव करेंगे सो दैट कि हमारे पास जो स्टीम है उसमें कोई भी वाटर पार्टिकल्स ना अवेलेबल हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जब हम फर्दर एक्सपेंशन कराने के लिए टरबाइन में स्टीम को भेजेंगे तो वाटर पार्टिकल जो वाटर ड्रॉपलेट्स या कोई और अनवांटेड मटेरियल्स होंगे जो लिक्विड स्टेट है तो वो हमारे टरबाइन को डैमेज कर सकते हैं। तो हम सुपर हीटेड स्टेट को लेते हैं ताकि वो पूरी तरह से ड्राई सैचुरेटेड स्टेट से आगे हम सुपर हीटेड रीजन में हो और इस तरह से हमारा जो वेपर होगा पूरी तरह से कंप्लीटली ड्राई हमें मिलता है जो कि हमारे टरबाइन की लाइफ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। देन वो हीट पास कराते हैं इकोनोमाइजर में। अभी हमने इकोनोमाइजर का रूल देखा कि उसने क्या किया, स्लाइट अमाउंट ऑफ वाटर का टेंपरेचर इंक्रीज कर दिया और फिर देन हम एयर प्रीहीटर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट है जब हम बॉयल को फ्यूल और जो फायर एक्सटिंग्विशर सॉरी फ्यूल और फायर की हेल्प से जब हम वहाँ पे कंबशन प्रोसेस कराते हैं तो उस टाइम अमाउंट ऑफ जो हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है वो हम उससे भी प्रीहीट करते हैं। तो ये प्रीहीट इकोनोमाइजर का काम क्या हो रहा है कि अमाउंट ऑफ जो हीट इनपुट है उसे हम रिड्यूस करते हैं, वर्क इनपुट है उसे हम रिड्यूस करते हैं, साथ साथ जो हमारे पास हीट सप्लाई होने वाली है वो रिड्यूस होती है। बट सुपर हीटर हमें हेल्प करता है टरबाइन आउटपुट को इंक्रीज करने में। इंक्रीज मींस टरबाइन को सेव करने में, टरबाइन की लाइफ बढ़ाने में, साथ में टरबाइन का आउटपुट इंक्रीज करने में। तो ये सुपर हीटर इकोनोमाइजर एयर प्रीहीटर का काम होता है और ये हमेशा इस सीक्वेंस में ही लगे रहते हैं, सुपर हीटर इकोनोमाइजर एयर प्रीहीटर। हम अभी जब पीएस डायग्राम देखेंगे तो उसमें सारी चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट टरबाइन के बाद आपने देखा है कि ये टरबाइन था, टरबाइन में एक्सपेंशन हुआ था, टरबाइन के बाद जनरेटर आपको देखने को मिल रहा है साथ में जो लगा हुआ है सीरीज में। जनरेटर का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए देगा क्योंकि यहाँ पर स्टीम जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था बॉयलर से वो थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है टरबाइन में क्योंकि वहाँ पे ब्लेड्स का रोटेशन होगा। देन यही मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को ट्रांसफर होती है मैकेनिकल एनर्जी जिसकी वजह से हमें मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल पावर मिलने में हेल्प मिलती है। तो ये जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्जन देता है और फाइनली हमें पावर ग्रिड के थ्रू पावर सप्लाई मिलने लगती है। तो हमारा पावर प्लांट कुछ इस तरह से ही काम करता है कि इसमें सबसे पहले बॉयलर है, देन हमारे पास ये हम टरबाइन कंसीडर करते हैं, देन कंडेंसर, देन फीड पंप। इसके बीच में जो सारी चीजें लगी हैं वो सिर्फ उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए और रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट और एश हैंडलिंग प्लांट क्या है? सपोज आपने कोल बॉइलिंग कर दिया। एश हैंडलिंग प्लांट का मतलब ये कि जब आपने कोल को कंबशन प्रोसेस में दिया, देन कंबशन होने के बाद जो हमारा कोल बचेगा उसे हम कोल बचेगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा एश बचेगा कि कोल तो ऑलरेडी कंबशन प्रोसेस में बर्न हो चुका होगा तो चूंकि फ्यूल को ना रख के वो सिर्फ एश बच जाएगा, सिर्फ एश को पास करा देंगे और बाहर निकल जाएगा। कोल हैंडलिंग प्लांट पल्वराइजर मींस यहाँ पर क्या है कि कोल हैंडलिंग प्लांट है, वहां से कोल और ढेर सारे अमाउंट में कोल हमने स्टोर कर रखा है, वो हम पल्वराइजर मींस हम उसे स्मॉल पार्टिकल्स में छोटे-छोटे टुकड़े में उसे ब्रेक करते हैं और फिर बॉयलर में इंट्रोड्यूस कराते हैं जिससे सरफेस एरिया प्रॉपर इंप्रूव होता है और हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट जो हमें चाहिए होती है वो मिल जाती है प्रॉपर कंबशन प्रोसेस के लिए। हम पल्वराइजर का यूज करते हैं। पल्वराइजर है क्या? पल्वराइजर का काम ही है कि वो स्मॉल पार्टिकल्स में समझिए ब्रेक डाउन कर ले छोटे-छोटे टुकड़ों में जिससे हमारा हीटिंग अच्छे से हो सके, कंबशन अच्छे से हो सके। तो ये बेसिक लेआउट का स्टीम पावर प्लांट का याद करने के लिए बहुत सिंपल सा, बॉयलर आपको हमेशा याद रहेगा, टरबाइन आपको हमेशा, बॉयलर आपको हमेशा याद रहेगा, टरबाइन आपको हमेशा याद रहेगा, आपको कंडेंसर हमेशा याद रहेगा और आपको फीड पंप हमेशा याद रहेगा। इनके बीच में ही सारी चीजें हैं। एक बार फीड पंप वाला एरिया को याद कर लीजिए, एक बार बॉयलर के सेक्शन को याद कर लीजिए, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, कहीं कोई डिफरेंस और डिफिकल्टी नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉयलर हमारे पास कौन-कौन से हैं। तो कॉर्निश बॉयलर, लैंकाशायर बॉयलर, स्कॉच मरीन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, हॉरिजॉन्टल रिट्रैक्ट ट्यूबुलर बॉयलर, सिंपल वर्टिकल बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, बैकलॉग एंड विल्कोक्स बॉयलर। तो हमने जो लेफ्ट साइड लिख रखा है फायर टिप बॉयलर है एंड राइट साइड में जो हमने लिख रखा है सिंपल वर्टिकल बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, बैकलॉग एंड विल्कोक्स बॉयलर, ये हमारा वाटर टिप बॉयलर है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस में सिर्फ सिंगल डिफरेंस की बात मैं अभी अगर एड प्रेजेंट करूं तो हमारे फायर टिप बॉयलर में जो फायर होती है वो ट्यूब के अंदर फ्लो कर रही होती है और जो वाटर होता है वो आउटसाइड होता है। इसे हम जरूर देखेंगे अभी एट प्रेजेंट जब हम एक डायग्राम देखेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे और लाइव सेशन में हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम इसका पूरे एनिमेशन को देख सकेंगे कि हमारा स्टीम किधर फ्लो कर रहा है और वाटर किधर फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट इसमें हम कुछ बॉयलर्स को एट प्रेजेंट अभी डिस्कस करने वाले हैं, देखते हैं आगे कौन
फायर ट्यूब बॉयलर में आपके कॉर्निश बॉयलर को सबसे पहले डिस्कस करने के लिए तैयार है। देखिए ये आपके पास सामने है, देखिए ये बॉयलर के ऊपर का सेक्शन है, टॉप सेक्शन में स्टॉप वॉल्व लगा है, मैन होल लगा है, सेफ्टी वॉल्व लगा है। सेफ्टी वॉल्व मैंने बताया था स्प्रिंग कंट्रोल होता है, क्यों? क्योंकि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टीम होगी तो वो खुद से लिफ्ट कर जाता है ऊपर की तरफ और फिर स्टीम एस्केप हो जाती है, तो वो हमें जरूरत होती है। तो सेफ्टी वॉल्व स्प्रिंग लोडेड होता है। देन अगर देखें तो फायर ट्यूब आपको ये दिखा रहा है ये कैसे इन कर रहा है, यानी कि ये ट्यूब के अंदर फायर फ्लो करने वाला, जैसे मैंने बोला है फायर ट्यूब बॉयलर है। तो अगर इसके साइड से हम देखते हैं, इसका व्यू फ्रंट व्यू इसका देखते हैं, तो देखिए बीच में एक सेक्शन गोला दिया हुआ है, ये सर्किल जो दी हुई है, ये सर्किल आपको ट्यूब ट्यूब दिखा रही है, सिंगल ट्यूब है जिसमें फ्लू गैसेस पास हो रही है, फ्लू ट्यूब है। ये जो फ्लू देख रहे हैं ना, फ्लू लिखा है, ये फ्लू बीच वाले सेक्शन से पास हो रही है। इट मींस कि फायर यहां से पास करना है, फ्लेम आपको पास कराना है। देन शेल, ये जो शेल लिखा है, ये शेल पूरा कंटेनर है जिसमें वाटर फिल्ड है। देखिए डॉटेड लाइन से दिया है, ये जो डॉटेड लाइन से दिया गया है ये आपका वाटर है। इट मींस कि आप इसमें फ्लो कराएंगे, किसे? आप इसे फ्लो कराएंगे लिक्विड को। तो जब भी आप फायर को फ्लो करेंगे स्टीम से ट्यूब से, देन आपको वाटर का स्टीम में कन्वर्जन प्रोसेस कंप्लीट होना शुरू होगा। ठीक, सॉरी कन्वर्जन प्रोसेस शुरू होगा और वो कंप्लीट होगा आफ्टर स्टीम कन्वर्जन। जब आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टीम कन्वर्ट हो जाएगी, देन आप ये जो फायर ट्यूब से फ्लो गैसेस पास होने से हम कूल डाउन कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए ये आपको साफ सफाई करनी है, कोई मैंने बताया था आपको कि माउंटेन्स में क्या होता है कि हमें कभी कभी बॉटल्स को वाटर सेडिमेंटेशन में आपको साफ करना होता है बॉलर को, तो आप बॉटल का यूज कर सकते हैं, जो बॉटम ऑफ द बॉलर में दिया हुआ है। ठीक है। तो हमारे पास फायर ट्यूब बॉलर में हमने देखा फायर ट्यूब हमारा ट्यूब के अंदर है और वाटर हमारा फ्लो कर रहा है शेल के अंदर। इट मींस कि हमारा स्टीम जनरेशन होगा, वो देखिए जो ऊपर का सेक्शन खाली है, मैं देख रहा है यहाँ पर हमारा स्टीम कलेक्ट होगा और स्टीम कलेक्ट होगा, और अगर एक्सेस में होगा तो हमारा सेफ्टी वॉल्व ओपन होगा उसे स्टीम एस्केप आउट करने के लिए। तो ये बेसिक ये फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है हमारा। हमने सेम बॉलर जो कॉर्निश बॉलर की बात करें, उस कॉर्निश बॉलर के बारे में दिखा रखा है इसमें। इसमें देखना है कि हम एक सिंगल ट्यूब है जिसमें हम फ्लेम को या फ्लू गैस को पास कराने वाले हैं। देखिए फर्नेस ट्यूब, एक गैस यहाँ से पास हो रही है और ये कवर कर रही है पूरे चैम्बर को। लेकिन चैम्बर कवर होने के साथ साथ इसके अंदर जो डॉटेड सेक्शन देख रहे हैं उसमें वाटर पार्टिकल्स है, वाटर नॉट वाटर पार्टिकल्स, वाटर है हमारे। तो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट करेगा, वो शेल है पूरा जिसमें जो ऊपर का सेक्शन होगा वहाँ स्टीम कलेक्शन शुरू होगा, और वो स्टीम जब कलेक्ट हो जाएगा तो हम उस स्टीम को यूज करेंगे टरबाइन पे, ताकि वो हमारा पावर जनरेशन में हेल्प कर सके। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन दे रखी है। कॉर्निश बॉयलर इज अ हॉरिजॉन्टल बॉयलर व्हिच हैज एन इंटरनल फायर ट्यूब बॉयलर। दिस बॉयलर कंसिस्ट ऑफ शेल, ट्यूब्स, फ्लूज, चिमनीज, टॉप वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व, फ्लो ऑफ ग्रेट एस्पेक्ट। ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखे हैं, सेफ्टी वॉल्व, स्टॉप वॉल्व, फ्लो ऑफ, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चिमनी के बारे में, फ्लू गैसेस, शेल ट्यूब्स, इसका यूज, तो ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो बॉयलर के साथ लगे हुए हैं। इसमें आप एफिशिएंसी नहीं इंप्रूव कर, ये सेफ्टी, ये बॉलर की सेफ्टी के लिए है रिक्वायरमेंट। देन फाइनली आगे बढ़ते हैं तो व्हेन कॉर्निश बॉलर कंपेयर्ड टू लैंकाशायर बॉलर इट हैज अ सिंगल फ्लो ट्यूब। जो हमारे पास कॉर्निश बॉलर है, हमने देखा कि एक सिंगल ट्यूब थी जिसके अंदर फ्लो गैसेस पास हो रही थी और उसके चारों तरफ वाटर का एक एनवायरनमेंट था। In Cornish boiler, the shell is used to collect the impurities of water which is supplied to it. In this, the hot gases flow through the tubes and water used to surround these tubes. These tubes are freezed with the center of the boiler shell. The hot gases after passing through the tubes and it then passes to the front portion and then it enters into back portion of the boiler. These gases are released into the atmosphere by the help of chimney. जब हम कंबशन करा देते हैं तो हमारे जो रेस्ट ऑफ कंबशनेबल गैसेस होते हैं उसे हम, जो फ्लेम होने के बाद से उसे हम पास आउट कर देते हैं एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ चिमनी। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कॉर्निश बॉल में एक सिंगल ट्यूब था जिसके अंदर हमने फ्लू गैसेस को पास आउट किया था, जिसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया। देन आपको जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट था वो हमारे पास वाटर का। In this, the capacity of steam is produced about 6500 kg per hour and about 11 bar of the pressure. ये हमारा जो 6500 kg पर आवर है, ये स्टीम फ्लो रेट है, इसकी कैपेसिटी है कि मैक्सिमम इतना हीट प्रोड्यूस किया, इतना मास ऑफ स्टीम प्रोड्यूस कर सकता है।
तो जो हम फॉर्मूले में कैलकुलेट करते थे वर्क डन निकालने के लिए या हमारा हीट सप्लाई निकालने के लिए, तो हमने एंथैल्पी डिफरेंस निकाला था। मैंने बताया था कि कुछ भी होगा एंथैल्पी डिफरेंस के साथ हमें मास अमाउंट जो भी होगा वो मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो मास अमाउंट को मल्टीप्लाई करते थे वो यही है। स्टीम फ्लो रेट जो होगा हमारा, मास मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, वो यही है 6500 kg पर आवर। इस बॉयलर कॉर्निश बॉयलर के लिए एप्रोक्स है, वेरी कर सकता है, बट इसके साथ जो सिस्टम डिजाइन किया गया होगा वो इसके साथ किस अमाउंट ऑफ स्टीम को जनरेट करने के लिए डिजाइन किया गया होगा। देन 11 बार ऑफ प्रेशर पे ये काम बेटर करेगा, ये इसके लिए एक लिमिटेशन दे रखी है। लिमिटेशन मींस आप 12 या 15 बार पे नहीं ले जाएंगे इसे। ऐसा नहीं कि 11 बार तक 15 बार पे काम करा देंगे, नहीं, ये 11 बार तक काम करेगा। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं देन आप सेफ्टी से दूर जा रहे हैं और आपका बॉयलर एक्सप्लोड कर सकता है। कुछ एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और ऐसे जितने हमारे इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे यूज होते हैं। और एडवांटेज डिसएडवांटेज का रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन ज़्यादा है। देन उसके बाद हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रेशर है 10 बार का रेंज है मैक्सिमम है। 11 बार का हमने देखा, 10.5 बार का है, वो वेरी कर रहा है थोड़ा स्लाइट चेंज 0.5 बार का। दिस बॉयलर नीड्स मोर ग्राउंड बिकॉज ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। तो ये बॉयलर जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में इसलिए ऐसा है। बहुत सारे बॉयलर हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में, कुछ वर्टिकल भी हैं, उसे हम देखेंगे। फिलहाल अभी ये बॉयलर हॉरिजॉन्टली देखा। नेक्स्ट लैंकाशायर बॉयलर। ये लैंकाशायर बॉयलर क्या है, आपने वहां भी कॉर्निश बॉयलर में देखा सिंगल ट्यूब था, लैंकाशायर बॉयलर में डबल ट्यूब का यूज किया गया है। एक से पास होती है गैसेस, नेक्स्ट हमें कंट्रोल करना है वापस, यानी कि हमारे पास जो चैनल है जो फ्लू गैसेस पास कराने के लिए वो इंक्रीज कर दिया है, फायर ट्यूब्स इंक्रीज कर चुके हैं। देन जाते वक्त भी और फ्लू गैसेस आते वक्त भी, इट मींस जो अमाउंट ऑफ रेट होता है स्टीम जनरेशन का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इट मींस कि हमारे पास m डॉट s की जो वैल्यू थी वो और इंक्रीज कर गई है। इट मींस कि जो स्टीम जनरेशन होगा वो और इंक्रीज कर जाएगा उसका रेट, और इससे कि हमें अमाउंट ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम है वो इंक्रीज की हुई मिलेगी। ठीक है, ये सारे जो कंपोनेंट्स हम लोग कल पढ़े थे माउंटिंग्स में, सेफ्टी वॉल्व, स्टीम स्टॉप वॉल्व, स्टीम स्पेस, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। स्टीम स्टॉप वॉल्व का काम करता है, ये स्टीम को स्टॉप करता है ताकि एक्सेस स्टीम हो तो उसे बाहर का आने दिया जाए। नेक्स्ट, basic principles of Lancashire boiler. Boiler consists of a horizontal cylindrical shell filled with water, same functioning as the Cornish boiler, but difference is that कि हमारे पास दो फायर ट्यूब्स अवेलेबल होंगे as compared to one, as in case of Cornish boiler में। तो ये हमें देखना होगा Cornish के कंपैरिजन में Lancashire में दो ट्यूब्स दिए हुए हैं। बाकी सारे प्रिंसिपल आपके लगभग 99% वही हैं। आगे बढ़ते हैं। For this boiler hard fuel is burned at the grate वो सरफेस होता है जहां पर हम फ्यूल को रख के बर्न कराने वाले हैं। Like a water tube boiler, अभी आपने देखा नहीं, but like a water tube boiler, water usually pumped into the shell through the economizer. Economizer का रोल आपको मैंने बताया था क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर जो पंप के थ्रू आएगा उसे हम इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर थोड़ा सा, ताकि हमारा जो पंप वर्क है वो जो मिल्क सप्लाई का वो है रेंज है वो रिड्यूस कर सकें। This operation is performed by water pump. This process increases the temperature of the water before further action. Then the fire tube of this boiler is fully immersed into the water. ठीक है, पूरी तरह से इमर्ज होता है into the water. इसकी एफिशिएंसी आपकी बहुत ज्यादा होती है as compared to 80 to 90% तक होती है, जो हीट कन्वर्ट कर देती है वाटर के साथ और स्टीम जनरेशन में हेल्प करती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट है वो as compared to Cornish में मिलता है लैंकाशायर बॉयलर में भी। तो लैंकाशायर बॉयलर को हम देखते हैं आगे और क्या है एडवांटेज इसकी खास बात। It is easy to operate this boiler and it required less maintenance. A manhole is provided with this boiler and for this reason it is easy to clean and inspection inside the boiler. Manhole आपने देखा था सिस्टम में लगा हुआ था, सिस्टम में टॉप पे लगा रहता है मैनहोल, जिसमें अगर आपको इनसाइड इंस्पेक्शन करना हो और उसके अंदर बहुत सफाई करनी हो तो आपके पास ये मेंटेनेंस करने का एक रास्ता है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये काम इस तरह से करता है दो ट्यूब्स की हेल्प से, इसमें रिक्वायरमेंट जो मेंटेनेंस की वो थोड़ी कम होती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बॉयलर। दिस बॉयलर कैन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम, क्यों? क्योंकि आपने फायर ट्यूब को इंक्रीज किया है एंड इट कैन इजीली मीट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टीम, यानी मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम जो बढ़ा है उसकी वजह से। दिस बॉयलर इज अ नेचुरल वाटर सर्कुलेशन बॉयलर। दिस बॉयलर हैज अ हाई थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 80 to 90%। नेचुरल वाटर सर्कुलेशन मींस जब भी आपका टेंपरेचर इंक्रीज करेगा, देन आप जानते हैं कि टेंपरेचर इंक्रीज करने के बाद जो भी हमारा एलिमेंट है एयर या वाटर वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, मींस नीचे ठंडा होगा ऊपर गर्म होगा। ये फ्लो एक हमें क्रिएट कर देता है नेचुरल फ्लो, जिसे नेचुरल वाटर सर्कुलेशन कह रहे हैं, ड्यू टू
This boiler has a high thermal efficiency of about 80 to 90%. After all those advantages, it has some disadvantages because this boiler required more space on the floor. It also has a leakage problem. The process of steam generation required more time. This boiler cannot generate high pressure steam when you need it. लोकोमोटिव बॉयलर आपने बचपन में सुना होगा, हमारे यहाँ स्टीम के इंजन चलते थे, तो उसमें हम मूवी में देखा है कि हमने वो कुछ कोयले को किसी शॉल से यूज करके, शॉल से हेल्प से कोयले को एक कंबशन चैम्बर में इंट्रोड्यूस करते थे जहाँ पर हमारा कंबशन, जहाँ पर हमारा कोल बर्न होता था। तो वो जो बर्न हो रहा था वो बर्न होके कहाँ जा रहा था, बर्न होने के बाद वो एक स्टीम जनरेट कर रहा था, वो एक स्टीम जनरेट कर रहा था, और स्टीम जनरेट करने के बाद वो हमारा कन्वर्ट कर रहा था ताकि हमारा फर्दर एक्सपेंशन प्रोसेस हो सके। तो इसको हम लोग देखते हैं लोकोमोटिव बॉयलर को नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लिए हम लोग इतना ही यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, ओके।